वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो मेरे को बताओ, लास्ट हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या डिस्कस किया था? बैलेंस शीट और पी एंड एल का फॉर्मेट और उनके डिस्क्लोजर। कि भैया देखो, ये वाला जो टॉपिक है, कौन सा वाला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये वो टॉपिक नहीं है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पी एंड एल कैसे बनेगा, या इसमें हमको डबल इफेक्ट देना है। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, बस यहां आपको यह सिखा रहे हैं कि किसी भी चीज का डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली कैसा देना पड़ेगा। तो आपको शेड्यूल 3 का गाइडेंस नोट जो है वो बेसिकली पढ़ाया जा रहा है, देखा जाए तो। क्लियर है कि नहीं? बोलो। जिसमें आपको खाली क्या देना है? डिस्क्लोजर्स। चलो तो इसके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको मैंने आपसे बोला था, क्या फटाफट बोलो कि डिविडेंड। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर के, भैया देखो डिविडेंड बांटना है। तो अगर आप डिविडेंड बांटते हो तो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होगा, कैसे क्या होगा, उसको लेके के भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे। डिविडेंड किससे बांट सकते हैं? तो पहली बात, डिविडेंड बांट सकते हो आप फ्री प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से? फ्री प्रॉफिट। फ्री प्रॉफिट दो ही होते हैं, पी एंड एल और जनरल रिजर्व। पहले किससे बांटोगे? पी एंड एल। और अगर पी एंड एल कम पड़ गया तो जनरल रिजर्व। आप सीधा जनरल रिजर्व यूज नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं? अब पी एंड एल से डिविडेंड कब बांटोगे? तो पी एंड एल से अगर डिविडेंड बांटना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अगर प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है तो उस लॉस को आपको हटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और कोई ऐसा डेप्रिसिएशन है जो अनएब्सॉर्ब है, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, तो वो डेप्रिसिएशन भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद भी आपके पास प्रॉफिट बच गए तो आप पी एंड एल से डिविडेंड बांटोगे, नहीं तो डिविडेंड नहीं बांटोगे। अगर आपके पास पी एंड एल का बैलेंस इनसफिशिएंट है, जितना आप डिविडेंड देना चाहते हो उससे कम डिविडेंड है, या पी एंड एल में बैलेंस है ही नहीं, नेगेटिव चल रहा है, तो आप जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। लेकिन जनरल रिजर्व को यूज करने के लिए आपको जनरल रिजर्व रूल 2012 क्या करना पड़ेंगे? फॉलो करना पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि रूल आपको जो है वो क्या करना पड़ेंगे, फटाफट बोलो। फॉलो करना पड़ेंगे। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड बांटने के लिए रूल 3 है, जो आपको क्या कर बोलता है कि भैया देखो, जनरल रिजर्व से भी आप डिविडेंड बांट सकते हो अगर आपके प्रॉफिट इनएडुकेट है या इनसफिशिएंट है या है ही नहीं, तो आप जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांट सकते हो। सबको याद रहेगा कि नहीं? यहां मैंने आपसे बताया था कितना डिविडेंड बांट सकते हो, फटाफट बोलो। तो मैंने आपसे बोला था रूल 2014 का जो रूल 3 है वो बोलता है कि देखो, सबसे पहले तो रेट पे लिमिट लगाओ। आप ऐसा नहीं कि मनचाही रेट डिक्लेयर कर रहे हो। रेट आपकी कितनी हो सकती है? तो प्रीसीडिंग 3 ईयर की एवरेज रेट। सर मैंने एक साल डिविडेंड दिया ही नहीं, तो फिर एक साल की रेट हो गई 0, दूसरे साल की जो रेट दी थी वो, तीसरे साल की जो रेट दी थी वो, डिवाइड बाय 3। आपको डिवाइड हमेशा किससे करना है? 3 से ही करना है। हाँ, आपकी कंपनी नई नवेली है तो बात अलग है कि अभी 1 साल ही हुआ है, 2 साल ही हुआ है, और 2 साल के डिविडेंड आपने ही बांटे हैं, तीसरा साल है ही नहीं, तो फिर 2 साल का एवरेज ले लो। सर मेरी कंपनी का पहला साल है तो भैया क्यों बांट रहे हो? पिछले साल बांटा नहीं था तो इस साल भी मत बांटो, प्रॉफिट नहीं है तो। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है यहां पर कि हम अगर डिविडेंड बांटते हैं तो सबसे पहले तो रेट, रेट कौन सी होगी? प्रीसीडिंग 3 ईयर की एवरेज रेट। दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो? तो मैंने क्या बताया था, फटाफट बोलो। आप मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। मिनिमम बैलेंस ये विड्रॉ करने के बाद भी आपके जनरल रिजर्व में कुछ बैलेंस बचना चाहिए फ्यूचर के लिए। वो कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल के बराबर बचना चाहिए। यहाँ कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? लेकिन डिविडेंड किसके लिए बांटा जा रहा है, फटाफट बोलो। इक्विटी के लिए, क्योंकि हम डिक्लेयर इक्विटी के लिए करते हैं। प्रेफरेंस के लिए तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती अगर वो क्यूमुलेटिव है तो। इसके बाद बेटा आप इन तीनों में लिमिट से जो अमाउंट आएगा, विच एवर इज लोअर, चूज कर लो। जो लोअर अमाउंट आएगा उतना विड्रॉ करेंगे। उस विड्रॉवल में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के लॉसेस को राइट ऑफ कर दोगे। अगर आपके पास कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप डिविडेंड के रूप में यूज कर सकते हो।
तो इसको मैंने सॉल्व करने का एक तरीका बताया था। एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इसका। देखो जरा, एक क्वेश्चन है, जैसे यहां आपसे बोल रहे हैं, बताओ ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट 31 मार्च को एक्स वाई जेड लिमिटेड चाहती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती 10%, वो भी किससे, जनरल रिजर्व से, from the following particular ascertain the amount that can be utilized from the general reserve। जनरल रिजर्व से कितना डिविडेंड बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डिक्लेरेशन रूल 2014। क्लियर है कि नहीं? 2014 के अकॉर्डिंगली हम कितना डिविडेंड बांट सकते हैं। ध्यान से सुनना, इन रूल में पहले 2014 के पहले अगर कोई कंपनी डिविडेंड बांटती थी तो 10% अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था पुराने एक्ट में। बट अब वो सब चीजें क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो अभी जो नए रूल हैं, आपको नए रूल को ही फॉलो करना है, पुराने रूल फॉलो नहीं करना। क्या करेंगे अब सारे बच्चे बताओ। यहां पर सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड। क्या निकालेंगे? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डिविडेंड। डिविडेंड बांटने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है वो हम कैसे निकालते हैं? तो लिमिट 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिमिट 1। लिमिट 1 क्या है? फटाफट बोलो। लिमिट 1 है कि आपकी मैक्सिमम रेट कितनी हो सकती है। फटाफट बोलो। तो मैक्सिमम रेट हो सकती है एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो वो मेरे क्वेश्चन में चलो इन्हें निकाल के ही दे दी एवरेज, तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। कितने परसेंट बोल रहे हैं? 12%। और कंपनी कितना डिक्लेयर करना चाहती है? फटाफट बोलो। कंपनी की डिक्लेरेशन रेट क्या है? कंपनी कितना डिक्लेयर कर रही है? 10%। कंपनी की इच्छा है 10% डिक्लेयर करे, तो बताओ मैक्सिमम रेट कितनी होगी? फटाफट बोलो। विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा। तो बताओ मैं कितनी रेट डिक्लेयर करूंगा? 10%। मान लो यहां 15 होता तो 12, 15 होता तो 12। मान लो कंपनी बोलती है वो 15 बांटना चाहती, तो 15 नहीं लेते, कितना लेते? 12 लेते। समझ में आ रहा कि नहीं? इससे अब हमारा अमाउंट आ जाएगा। बताओ क्या है? मेरे को सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सारे बच्चे बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर है 9% वाले, कितने के? 17,50,000 के। जल्दी से कैलकुलेट कर दो जरा, 17,50,000 का 9% करो जरा, कितना होता है? 1,57,000। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देंगे? तो इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? फटाफट बोलो। 80 लाख। कितने के हैं बेटा? 80 लाख। 80 लाख का इनको कितना देना है? 10% मतलब कितना? 8 लाख ये देना है। तो आप सारे बच्चे बताओ, इतना अमाउंट तो डिविडेंड के लिए चाहिए, तो अमाउंट फॉर डिविडेंड कितना हो गया? मेरे को इतने रुपए चाहिए डिविडेंड बांटने के लिए। कितना? 9,57,500। हम देखते हैं हमारे पी एंड एल में क्या पड़ा है। क्या हमारे पी एंड एल में नेट प्रॉफिट पड़े हुए हैं? बोले हाँ। हमारे पी एंड एल में कितने रुपए पड़ा हुआ है? 3 लाख। कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख। तो 3 लाख तो हम पी एंड एल से ले लेंगे। सारे बच्चे बताओ 3 लाख पी एंड एल से ले लोगे। अगर पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस हुआ तो इसको प्लस कर देना। समझ में आ रहा कि नहीं? पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या कर दिया? माइनस। तो इतना अमाउंट हम पी एंड एल से यूज कर लेंगे। तो पी एंड एल से इतना यूज हो जाएगा। तो फ्रॉम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से कितना रिक्वायर्ड है बताओ? जोर से बोलो। 6,57,500 रुपए चाहिए। ये मेरी फर्स्ट लिमिट से मेरे को पता चल गया कि 6,57,500 रुपए मेरे को जनरल रिजर्व से निकालना है। क्लियर है कि नहीं? चेक करते हैं इतना हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? लिमिट नंबर 2, जो हमको क्या बताती है? मैक्सिमम अमाउंट यूज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो? मैंने बोला था मैक्सिमम यूज कर सकते हो आप 10% ऑफ, फटाफट बोलो क्या? पेड अप कैपिटल। बच्चा लोग फटाफट बताएंगे। प्लस फ्री रिजर्व्स। समझ में आया कि नहीं? तो आप मेरे को बताओ 10% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल। पेड ऑफ कैपिटल कितनी हो रही है आप देख लो। 80 और 17 50, बताओ कितनी हो गई? 97,50,000 की। प्लस जल्दी से बताओ प्लस क्या और जुड़ जाएगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में केवल आपके पास क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है बेटा? सॉरी सॉरी, जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 25 लाख। कितना पड़ा हुआ है? ये फ्री नहीं है, ये फ्री
नहीं है, केवल कितना पड़ा है 25 लाख। तो 25 लाख रुपए ले लो फटाफट, जल्दी से बताओ। तो 25 लाख ये ले लिया, 25 लाख। अच्छा, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व के अलावा और क्या आता है बेटा? फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व के अलावा वो सारे रिजर्व आते हैं जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, उसमें से 5,000 रुपए डिविडेंड बांट सकते हो, तो 5,000 फ्री हो जाता। बात समझ में आए? उसको भी कंसिडर कर लेते। याद रहेगा कि नहीं? तो सारे बच्चे बताओ कितना हो जाएगा? 10% ऑफ, फटाफट बोलो दोनों का टोटल। 1,22,50,000। 1,22,50,000 का 10% कर दें तो मैं कितना निकाल सकता हूं? 12,25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। ये बोल रही 12,25 कर सकते हो, मेरे को जरूरत कितने की है? तो अभी तक के हिसाब से देखा था 6,57,500 निकाल सकते हैं। अभी दूसरी लिमिट क्या के बाद क्या लगाएंगे? लिमिट 3। लिमिट 3 क्या है? कितना मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए आफ्टर विड्रॉन? कहां से? फटाफट बोलो। फ्रॉम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितने रुपए बचा के रखना है? तो ये क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व में बचा के रखना है आपको 15% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर। अभी मेरे को बताओ जनरल रिजर्व था कितने का? 25 लाख का। कितने का था बेटा? 25 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं मिनिमम बैलेंस। बताओ मिनिमम बैलेंस कितना रखना है? तो मिनिमम बैलेंस रखना है 15% ऑफ कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। तो आप मेरे को बताओ जल्दी से, मिनिमम बैलेंस 15% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल आपकी है 97,50,000। इसका कितना परसेंट? 15% मतलब कितना? 14,62,000। ये बचा के रखना है तो आप विड्रॉ कितना कर पाओगे? ये बोल रहा है विड्रॉन कर सकते हो कितना? 10,37,500। मैंने को बताओ एक लिमिट यहां मिल गई, एक लिमिट यहां मिल गई और एक लिमिट ये मिल गई, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला निकालोगे? विच एवर इज लोअर। तो अब लिख लो सो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व फॉर डिविडेंड। बताओ कितना? तीनों में विच एवर इज लोअर, बताओ कितना? 6,57,500। ये मेरा आंसर हो गया। आपको आंसर इस तरह से निकालना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। कर लोगे क्या? अच्छा, कई बार इसमें रेट पूछ लेते हैं कि चलो आप रेट बता दो। तो 6,57,500 आपने निकाला, कुछ पी एंड एल यूज कर लोगे, उसमें प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड बांट दोगे तो इक्विटी का डिविडेंड आ जाएगा। इक्विटी के डिविडेंड को किससे डिवाइड कर देना? पेड ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देना, तो रेट आ जाएगी। हालांकि रेट क्वेश्चन में गिवन है 10%, लेकिन मान लो वो 10% वाली रेट नहीं दी होती, आपसे पूछते मैक्सिमम रेट बताओ। क्या बताओ? मैक्सिमम रेट बताओ। तो हम जो जनरल रिजर्व से निकालते उसमें से पी एंड एल प्लस या माइनस करके जो बचा हुआ बैलेंस है उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड घटा दो तो इक्विटी का डिविडेंड बढ़ता। इक्विटी के डिविडेंड को उसकी पेड ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देना, रेट आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो रेट निकालने आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। चले, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। सारे बच्चे बताओ डिविडेंड वाला। अब हम बात करेंगे किसकी? फटाफट बोलो। एक कंप्लीट क्वेश्चन की जिसमें हमको क्या बनाना होगा? ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट करें। अब मेरे को बताओ, क्या कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाती है? नहीं, कंपनी के यहाँ ट्रेडिंग मीडिंग नहीं बनता। कंपनी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाती है क्या? नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है लेकिन अलग नाम से। किस नाम से? सरप्लस। किस नाम से? सरप्लस, जो बैलेंस शीट में बनता है। समझ में आया कि नहीं? और हमको यहाँ इस चैप्टर में खाली क्या देना है बेटा? डिस्क्लोजर। क्या देना है? डिस्क्लोजर। तो चलो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए। आपके स्टडी मटेरियल का ही अच्छा क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या हो जाएगा बेटा? कवर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। कि आपको नोट्स का करवाया जाए, क्या बोलती है पब्लिक? जिसमें ज्यादा पॉइंट आ जाए। तो चलो नोट्स का देख लेता हूं फिर एक चैप्टर। नोट्स देख लेते हैं, नोट्स 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 का देख लेते हैं फिर।
हाँ बिल्कुल सर, जैसी आपकी इच्छा। मिल जाएगा मिल जाएगा। 4 o'clock, 4 बजे तक। चल देखो जरा यहाँ, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। चल देखो जरा यहाँ पर, क्वेश्चन इज दैट कि श्वेता लिमिटेड हैज अ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 15 लाख, कंसिस्टेंट 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, और बाकी इक्विटी शेयर्स कहलाने। ट्रायल बैलेंस दे रखा आपको। अब बताओ ऑथोराइज कैपिटल इनने बताई है, ये केवल क्या है? ये केवल डिस्क्लोजर है, अपन को नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऑथोराइज कैपिटल अपने टोटल में कहीं भी आती ही नहीं है। चलो नीचे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर एट कॉस्ट दे रखे, कितने रुपए के? 1.5 लाख। पहले तो बताओ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस पे दे रखे, मतलब ये कौन से इन्वेस्टमेंट हो गए? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या हो गए? तो सबसे पहले तो ये आप अपनी लिख लिया करो कि कौन सी चीज हमको कहां दिखाना है। क्लियर है कि नहीं? उतने ही हम नोट बनाएंगे जो हमारे इसमें है, उससे ज्यादा नोट बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, परचेस दे रखी, ये कहां आएगी? फटाफट बोलो। ये हमारी आएगी परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। सेलिंग एक्सपेंसेस कहां दिखाओगे? फटाफट बोलो। अदर एक्सपेंसेस में। ये कहां आएगा? इन्वेंट्री बिगनिंग। ये कहां आएगी? चेंज इन इन्वेंट्री। कहां आएगी? चेंज इन सैलरी वेजेस। कहां आएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। बरोबर बोल रहा हूं क्या? कैश इन हैंड कहां आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बोल रहा है इंटरिम डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर टू 30 सितंबर। डेबिट बैलेंस दिया है। डेबिट दिया है मतलब ये हमारे कहाँ आएगा? फटाफट बोलो। पी एंड एल में ही आएगा। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो ये बैलेंस शीट में आता। ध्यान रखना, बात समझ में आई कि नहीं? डिविडेंड का क्रेडिट बैलेंस दिया है मतलब वो पेमेंट होना बाकी है। डेबिट दिया है मतलब पेमेंट हो गया है, खाली अपन को ट्रांसफर करना है। तो ये कहां दिखाओगे? फटाफट बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। अप्रोप्रिएशन है, बोलो हाँ है ना? तो रिजर्व। ध्यान रखना, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है डिविडेंड का तो बैलेंस शीट में कहां पर? अदर करेंट लाइबिलिटी में, क्योंकि 30 दिन के अंदर पैसा देना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा? बीआर। बीआर कहां आएगा? फटाफट बोलो। ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कहां आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अप टू 30 सितंबर, फर्स्ट हाफ ईयर का दिया है, बताओ ये भी कहां आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। उसके बाद डेटर दे रखे, ये कहां आएंगे? ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड पेबल में आएंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहां आएगी? पीपी। फर्नीचर एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, ये भी कहां आएगा? पीपी में आएगा। इसके बाद 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कहां आएगी?
शेयर कैपिटल में ये कहाँ आएगी, इक्विटी शेयर्स, फटाफट बोलो, शेयर कैपिटल में। 5% मॉर्गेज डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इन करेंट ईयर, करेंट ईयर का इनकम टैक्स पे कर रखा है, ये कहाँ आएगा, लॉन्स इन एडवांस में आएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्स एडवांस में। उसके बाद डिविडेंड दे रखा, अब बताओ ये डिविडेंड का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमारी कहाँ आएगी, अदर करेंट लाइबिलिटी। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कहां आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। सेल दे रखी नेट करके, ये क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है स्टॉक पर और रिसीवेबल पर, ये कहां आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। टेक्निकल नो हाउ है, ये हमारा क्या हो गया, आईए, क्या हो गया, आईए। ऑडिट फीस कहां आएगी, अदर एक्सपेंसेस में। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं। सबसे पहले हमको ये तय करना है कि हमको कौन कौन से नोट टू द अकाउंट्स बनाना है। भाई जो बनाना है वो बनाएंगे, जिनको नहीं बनाना उनकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं। चलो अब सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे। इसके बाद नीचे बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पी एंड एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, हमको बनाना है 31 मार्च की एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी दे रखा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आएंगे हमको पता है, क्योंकि एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। एक कहां आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में, और दूसरा कहां आता है, फटाफट बोलो, बैलेंस शीट में कौन से वाले कॉलम में, इन्वेंट्री वाले कॉलम में। कौन से वाले कॉलम में, इन्वेंट्री। उसके बाद बोल रहे परचेज में इंक्लूड है 15,000 वर्थ गुड्स आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग्स द वैल्यू ऑफ कस्टमर। तो हम क्या करेंगे, फटाफट बोलो, कहां इंक्लूड है ये, परचेज में। तो परचेज में से इंक्लूड है तो परचेज में से माइनस कर देंगे। और हमने अगर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये फ्री सैंपल वाला काम है। फ्री सैंपल क्या होता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये भी दो इफेक्ट आएंगे, परचेज में से माइनस करोगे और अदर एक्सपेंसेस में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बोलो आए ना, तो ये डबल इफेक्ट आएगा। सैलरी वेजेस में इंक्लूड है 6,000 रुपए बीइंग अ वेजेस इनकट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फिटिंग विच आर रिकॉर्डेड एज अ फर्नीचर। सारे बच्चे बताओ क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। ये भी रेक्टिफिकेशंस करना पड़ेगा, डबल इफेक्ट आएगा। अब वो बोल रहे हैं बीआर में इंक्लूड है 4,500 रुपए बीइंग अ डिसऑनरेबल, 50% ऑफ विच हैड बीन कंसीडर एज अ इररिकवरेबल। मतलब बैड डेब्ट्स बुक करना है, क्या बुक करना है, बैड डेब्ट्स, अपन देख लेंगे इसको। उसके बाद बीआर में 6,000 मेच्योर होंगे 31 मार्च बट डिस्काउंटेड, जो हमने डिस्काउंट कर रखा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, कंटेंजेंट लाइबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर है कि नहीं, बिल डिस्काउंट बट नॉट मेच्योर्ड, बताओ ये क्या होती, कंटेंजेंट लाइबिलिटी होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, जो कि ट्रीट करना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी हम नॉन करेंट मान चुके हैं। नीचे क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आधे साल का दिया है, आधे साल का अभी देना बाकी है, तो इसके अपन डबल इफेक्ट दे देंगे, निकाल लेंगे कैलकुलेशन। प्रोवाइड करना है टैक्सेशन का, प्रोविजन बनाना है 12,000 का। टेक्निकल नो हाउ को राइट ऑफ करना है, बोल रहे हैं 10 साल में। सैलरी और बेजेस में 30,000 रुपए डायरेक्टर का है, मैंने आपसे बोलता डायरेक्टर का कहां दिखाओगे, अदर में। कहां दिखाओगे, अदर में, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। और ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड है 18,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ का। बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। तो ये हमको कुछ बातें दी हुई हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सारे बच्चे बताओ क्या मैं नोट टू द अकाउंट्स बना लूं, बोलो। तो चलो भाई नोट टू द अकाउंट्स बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बच्चा लोग, बैलेंस शीट ऑफ श्वेता लिमिटेड। कब की बना रहा है, एज एट 31 मार्च 2000, कब की, 2018। चल सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो और बैलेंस शीट में हेड डाल दो जो जो आपको दिखे हैं उन सब के। जो नहीं लिखना है वो अपने कोई काम का नहीं है। लो आप यहां लिखोगे सीरियल नंबर, यहां लिखोगे पर्टिकुलर, यहां लिख दूं नोट नंबर, और यहां दिखा देता हूं अमाउंट। बरोबर है क्या। अच्छा सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट ए हमारा कौन सा होता है, फटाफट बोलो, इक्विटी है लाइबिलिटी।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला हेड हमारा कौन सा आने वाला है बेटा? शेयर होल्डर फंड। और बच्चा लोग, इस शेयर होल्डर फंड के दो सब हेड हैं। एक कौन सा? शेयर कैपिटल बनाना है, इसका हम दे रहे हैं नोट नंबर 1। दूसरा क्या बनाना है फटाफट बोलो? रिजर्व एंड सरप्लस, इसका हम बना रहे हैं नोट नंबर 2। बरोबर। तीसरी चीज, सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे को शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट लिखना है क्या? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है क्या? नहीं है। हमारे पास क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी है। क्या है फटाफट बोलो? नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमारे पास डिवेंचर हैं, इसलिए मेरे को लिखना पड़ेगा, बताओ किस नाम से लिखना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अकेला है, इसलिए मैं बस वही लिख रहा हूं, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं। नोट नंबर कौन सा? 3। इज दैट क्लियर? चल, इसके अलावा थर्ड आइटम में आप मेरे को बताओ, थर्ड आइटम में क्या आएगा फटाफट बोलो? करेंट लाइबिलिटी। हेडिंग डालेंगे करेंट लाइबिलिटी और जल्दी से बताएंगे करेंट लाइबिलिटी में कौन कौन से सब हेड आएंगे। बोलो बोलो बोलो। ट्रेड पेबल है क्या मेरे क्वेश्चन में? है। तो हम बना देंगे ट्रेड पेबल। और बोलो ट्रेड पेबल के बाद क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। बोलो हाँ है ना? क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, वो भी लिख देंगे। और बेटा क्या है? तो और हमारे यहाँ अदर करेंट लाइबिलिटी भी है, वो भी लिख देते हैं। और प्रोविजन भी है। तो प्रोविजन भी लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? नोट बना देते हैं, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7। खत्म। ये हमारा टोटल हो गया। सारे बच्चे बताओ, ये हमारा कौन से साइड का टोटल आ गया? लाइबिलिटी साइड का। कौन से साइड का टोटल आ गया? लाइबिलिटी साइड। अभी आप मेरे को बताओ, लाइबिलिटी साइड के टोटल में किसी को कोई दिक्कत? पक्का बना लोगे कि नहीं? इट इज वेरी इजी। ध्यान। हाँ भाई, लिख लिया सबने?
आ, क्या लिखा सर? आई डू टू समथिंग लेस अदर देन योर रिवीजन। नहीं, बस इतना ही करना बेटा, रिवीजन जितना चल रहा बस उतना कर लो, काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, इसके बाद सारे बच्चे बताओ कौन सा वाला पार्ट आएगा? पार्ट बी। क्या आएगा बेटा? पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आने वाला है, फटाफट बोलो। असेट्स। तो पार्ट बी में हम लिखेंगे असेट्स। अब आप मेरे को बताओ असेट्स में क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहली असेट कौन सी है, फटाफट बोलो। नॉन करेंट असेट्स। भाई नॉन करेंट असेट्स सबसे पहले लिखोगे। अब आप मेरे को बताओ नॉन करेंट असेट्स में हमारे पास पहला सब हेड कौन सा आएगा, बोलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। वेरी गुड। इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पीपीई। और इसका हम नोट बना लेंगे। नोट नंबर कौन सा? 8। और दूसरा हमारे यहां आईए भी है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा? आईए। नोट नंबर कौन सा? 10। सॉरी 9। कौन सा हो जाएगा? 9। अब बताओ इसके अलावा दूसरा इसमें क्या है, फटाफट बोलो। इसके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी थे, हमने पढ़ा था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थे हमारे क्वेश्चन में, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। अब आप मेरे को बताओ दो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कौन सा नोट आएगा? चलो भाई, इसका मैटर खत्म हो गया। और कोई मेरे पास क्या नहीं है, फटाफट फटाफट बताओ। नॉन करेंट असेट्स नहीं है, तो फिर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देते हैं करेंट असेट्स। कौन सी असेट? करेंट असेट। चलो भाई, करेंट असेट्स में आप मेरे को बता दो क्या क्या लिखते जाना है, मैं लिखता जाता हूं, बोलो। इन्वेंट्री है क्या? ठीक है। और बोलो इन्वेंट्री के अलावा। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल भी है। ठीक है। और बोलो। कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी है। ठीक है। और बोलो। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस है क्या? कैसे पता? बताओ तो जरा। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में हमारे पास क्या है? लोन्स एडवांस में हमारे पास क्या है? इनकम टैक्स 30,000 का पे किया है, जबकि प्रोविजन कितने का बना रहा है? 12। तो प्रोविजन 12,000 का है, कम का बना रहे हैं कि नहीं? तो एडवांस साइड ही आएगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में फिर लिखने की जरूरत नहीं थी ऊपर। चलो ठीक है, लिख लिया तो लिख लिया। अब चलो ये बना लेते हैं। क्या लिखते हैं, फटाफट बोलो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। कौन सा हो गया? 14। अदर करेंट असेट्स भी है क्या, बोलो। अदर करेंट असेट अक्रूड इनकम वगैरह कुछ है क्या? नहीं है, बट ठीक है, चलो लिख दिया मैंने। अदर करेंट असेट्स होगी तो लिख देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं? और कुछ है क्या, फटाफट बोलो। बस हटाऊं? टोटल लगा लेते हैं। टोटल हमारा हो गया, सारे बच्चों जल्दी से बताओ, ये हो गया हमारा टोटल ऑफ बी, पार्ट बी। इसके बाद नेक्स्ट आइटम बताएंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट आइटम बताएंगे, बताओ क्या क्या आएगा बच्चा लोग। इसके बाद मैंने आपसे बोला था यहां हमको एक और चीज लिखना है, क्या? कंटेंजेंट लाइबिलिटी। और कंटेंजेंट लाइबिलिटी का नोट नंबर कौन सा होगा? 16। अब बोलो, क्या ये मेरी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई? बोलो हाँ है ना? तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्मेट फिक्स करना है, देयर आफ्टर कुछ और चीज। क्लियर है कि नहीं? अब सारे बच्चे बताओ, अब यहां लिखोगे क्या, फटाफट बोलो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना लेते हैं इसके नीचे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आप सारी चीजें मेरे को बताते जाना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी लिख ले जाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का नोट टू द अकाउंट्स भी बना लो। आप मेरे को बताओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या आएगा, फटाफट बोलो। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या आएगा, बोलो 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 जल्दी से। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा सीरियल नंबर। यहाँ क्या लिख दूं, फटाफट बोलो। पर्टिकुलर। और यहाँ क्या आ जाएगा? नोट नंबर। और यहाँ क्या आएगा? अमाउंट। चलो फटाफट फटाफट बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? वेरी गुड। सबसे पहले आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका नोट नंबर कौन सा? 1।
दूसरा क्या आएगा? अदर इनकम। अदर इनकम का नोट नंबर, सॉरी 1 लिख दिया मैंने, इधर आएगा 17। क्या आएगा? 17। इसके बाद क्या आएगा? 18। अच्छा, इन दोनों का टोटल लगा लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड। हाँ भाई, हाँ ये लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। इसके बाद फोर्थ में हमारे आएंगे एक्सपेंसेस। क्या आएंगे बेटा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आप मेरे को बताओ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिला क्या? नहीं है। मिला क्या? नहीं। तो कहां से चालू करूं, फटाफट बोलो। परचेस। तो लिखो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नोट नंबर कौन सा? 19। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री। ये हो जाएगा हमारा नोट नंबर 20। चेंज इन इन्वेंट्री के बाद क्या है, फटाफट बोलो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नोट नंबर कौन सा? 21। समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर आफ्टर सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। इसके बाद कौन सा आएगा, बोलो बोलो बोलो। जी बच्चा लोग। फाइनेंस कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट में केवल लॉन्ग टर्म लिखते हैं, शॉर्ट टर्म लिखते हैं कि दोनों लिखते हैं? दोनों। तो फाइनेंस कॉस्ट लिख लो। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट सारे। नोट नंबर कौन सा? डिड यू। इसके बाद बताओ, फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिख दो। 4 बजे के बाद, हाँ। 23। और बोलो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद बोलो अदर एक्सपेंसेस। नोट नंबर कौन सा? 24। बताओ, इसका टोटल लगा देंगे तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। तो यह आ गया हमारा टोटल ऑफ 4। अब क्या करोगे, आपको पता है टोटल ऑफ 3 में से टोटल ऑफ 4 क्या कर दोगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा बताओ? क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शनल आइटम है नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी है नहीं, तो सीधा क्या निकाल दूं, फटाफट बोलो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल देंगे। कैसे, फटाफट बोलो। 3 - 4। अब बताओ, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? टैक्स एक्सपेंसेस, नोट नंबर 25। तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। प्रॉफिट फॉर द ईयर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? ये मेरा P&L बन गया। कुल मिला के मेरे को कितने नोट बनाना है? 25। चलो, अब यहां लिखेंगे नोट नंबर। नोट नंबर 1 कौन सा लिख दूं? शेयर कैपिटल। तो भाई नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। एक एक नोट बनाते चलते हैं, लिखते जाते हैं, बोलो हाँ है ना? नोट नंबर 2, जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट बोलो। नोट नंबर 2 कौन सा था? रिजर्व एंड सरप्लस। बना लो। नोट नंबर 3 बोलो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गया नोट नंबर 3। उसके बाद बताओ नोट नंबर 4। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद क्या था बताओ भैया? लॉन्ग टर्म 4 क्या था? नोट नंबर 4 क्या था? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के बाद भी देख ही लो। ट्रेड पेबल के बाद क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चल, बोलते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। क्या लिखना है इसके बाद? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद ट्रेड पेबल, टीपी। चलो, उसके बाद बोलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो नोट नंबर 5 के बाद 5 आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। चलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद बोलो अदर करेंट लाइबिलिटी। नोट नंबर 6 अदर करेंट लाइबिलिटी।
लो ये अदर करेंट लायबिलिटी लिख दिया। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर कौन सा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद बोलो पीपी, नोट नंबर 8 पीपीई। और बोलो आइए भी हैं, चलो तो आइए भी ले आओ। ये लो नोट नंबर 9 आइए। और बोलो आइए के बाद क्या है? नोट नंबर 10 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लो ये भी हो गया। इसके बाद इन्वेंट्री क्या दिया है? इन्वेंट्री, नोट नंबर 11 इन्वेंट्री। हाँ भैया इन्वेंट्री के बाद क्या था? ट्रेड रिसीवेबल, नोट नंबर कौन सा? 11 के बाद नोट नंबर 12 क्या था? ट्रेड रिसीवेबल, टीआर। चलो लो टीआर भी खींच दिया। और बोलो टीआर के बाद क्या है? कैश इन कैश इक्विवेलेंट। तो नोट नंबर 13 कैश इन कैश इक्विवेलेंट। ये लो ये भी लिख दिया। और बोलो इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो नोट नंबर 14 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये लो। और बोलो अदर करेंट असेट क्या है? फटाफट बोलो अदर करेंट असेट। तो नोट नंबर 15 अदर करेंट असेट्स। वेरी गुड। और कुछ है? अरे वाह, कंटेंजेंट लाइबिलिटी भी पाई जाती है। चलो भैया ये लो नोट नंबर कौन सा? 16 कंटेंजेंट लाइबिलिटी। बताओ ये कितने की दे रखी है, तो वो भी लिख लेंगे। तो आगे और कुछ है कंटेंजेंट लाइबिलिटी के बाद? नहीं। उसके बाद नोट नंबर कौन सा? 17 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये लो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख दिया। उसके बाद बोलो अदर इनकम, नोट नंबर कौन सा? 18 अदर इनकम। और बोलो अदर इनकम के बाद क्या है? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो भी डाल दो अदर इनकम के बाद। नोट नंबर 19 परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री 20, नोट नंबर 20 चेंज इन इन्वेंट्री। चलो भैया चेंज इन इन्वेंट्री आ गई, सीआईआई आ गई। और बोलो नोट नंबर कौन सा? 21 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। लो भाई लो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी हो गए। और बोलो फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर कौन सा? 22 फाइनेंस कॉस्ट। और बोलो डेप्रीसिएशन एंड amortization, note number 23 depreciation and amortization expenses। ये लो। और अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर कौन सा? 24 वो भी कौन सा? अदर एक्सपेंसेस। और है भैया टैक्स एक्सपेंसेस। एक और आएगा कौन सा? टैक्स एक्सपेंसेस, नोट नंबर 25 टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस में करंट टैक्स आता है और डिफर्ड टैक्स आता है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में कोई डिफर्ड टैक्स नहीं है, होता तो वो भी लिखते। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाने का एग्जाम में ध्यान रखना, फॉर्मेट के बिना काम नहीं होगा। सर प्लीज अपलोड द क्लास ऑफ AS20। ओके बीकॉम के पेपर के कारण अटेंड नहीं कर पाया था भाई, बिल्कुल कर देंगे, चिंता मत करो। वैसे टाइम हो गई होगी, 20 नहीं डाला क्या ग्रुप पर? हाँ देख लेता हूँ बेटा आज। चल सबको समझ में आ गया इतना?
नोट बनाने में कोई दिक्कत? अभी बताओ सबसे पहले क्या उतारोगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डबल इफेक्ट की सिंगल इफेक्ट? सिंगल 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 इफेक्ट देकर के ट्रायल बैलेंस उतारना चालू करो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कहां से? स्टार्टिंग से। सबसे पहले फालतू इंफॉर्मेशन दे रखी वो लिख लेते हैं। क्या दे रखी है सबसे पहले? तो सबसे पहले दिखा था हमको अथोराइज शेयर कैपिटल। क्या दे रखी थी? अथोराइज शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले भाई अथोराइज शेयर कैपिटल ही लिख देते हैं। नोट नंबर 1 में लिख दो अथोराइज शेयर कैपिटल। ये लो, ये हमारी अथोराइज शेयर कैपिटल केवल दिखाने के दांत है, बाकी कोई काम के नहीं है। अथोराइज कैपिटल में सबसे पहले हमको बोल रहे हैं हमारे पास है 6,000। क्या? फटाफट बोलो। क्वेश्चन इज सेइंग 6,000। 6% प्रेफरेंस शेयर है, वो भी कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। लिख दो 6,000 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। बताओ कितने का हो गया? 6 लाख का। तो बाकी क्या कहलाना? इक्विटी शेयर्स कहलाना। टोटल कैपिटल कितना बोल रहे हैं भाई लोग? हाँ, 15 लाख बोल रहे थे। तो बाकी हमारे पास इक्विटी शेयर्स कैपिटल कहलाने। अच्छा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी कितने रुपए वाले कहलाने? तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल की देख लो, वैल्यू दी रखी होगी। हाँ ये रही, 6 लाख दे रखी है कि नहीं? तो कितने के कहलाने हमारे पास? 9 लाख। तो 9 लाख 15 तभी आएगा ना। तो 9 लाख के, तो ये कहलाने 9,000 अथोराइज में। बोलो हाँ है ना? 9,000 इक्विटी शेयर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ कितने रुपए? 100 मान लो। टोटल 15 लाख। मेरे को बताओ ये टोटल कहीं डिस्क्लोज्ड होगा क्या? ये केवल क्या है? डिस्क्लोजर। ये केवल क्या है? इसके नीचे आप क्या लिख दो फटाफट बोलो? इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। एक साथ ही लिख दो। चल, ये अपन लिख लेंगे, ट्रायल बैलेंस से उतार लेंगे। सबसे पहले हमने अथोराइज दी थी क्वेश्चन में, अथोराइज को डिस्क्लोज कर दिया। अथोराइज हमारी बैलेंस शीट में नहीं जाती है, काम खत्म हो गया। नीचे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट दे रखे 1.5 लाख के। बताओ ये कहां दिखा दूं इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के? बोलो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के नोट में दिखा दो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के नोट खोल लो और वहां दिखा दो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पीपीआईए के बाद आएगा। तो नोट नंबर 10 में क्या लिखा दो? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। कितने रुपए बोल रहे थे? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट हमने लिख दिया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। काम खत्म हो गया। चलो पहला आइटम अपन लिख चुके हैं। नेक्स्ट आइटम बताओ जरा कौन सा दे रखा? सिंगल सिंगल इफेक्ट देना है, कुछ नहीं। परचेज। परचेज कहां दिखा दूं? 14,71,500 कहां दिखा दूं? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो दिखा दो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। यहां पर दिखा दो परचेस। कितने रुपए की बोल रहे हैं? 14,71,500। कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। क्लियर है कि नहीं? और बोलो 14,71,500 के बाद क्या है? कौन से एक्सपेंसेस? सेलिंग एक्सपेंसेस। 237,300। 230,300 कहां चला जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। कहां चला जाएगा? तो अदर एक्सपेंसेस में डाल दो इसको। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ये रहे अदर एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या? कितना? 237,300 रुपए। 2,37,300। चल ये भी हो गया। इसके बाद बताओ नेक्स्ट आइटम क्या है? हाँ, इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? चेंज इन इन्वेंट्री। कितना दे रखी? 4,35,600। तो लिख दो 4,35,600 ओपनिंग इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री में। तो चेंज इन इन्वेंट्री कहाँ गई? चेंज इन इन्वेंट्री होगी P&L में। तो ये रही हमारी चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ दिखा दो ओपनिंग इन्वेंट्री। कितना बोल रहे थे? 4,35,600। चल ये लो, ये भी लिखा। और बोलो नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहे थे ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद? सैलरी एंड वेजेस। कितने रुपए की? 1,56 की। तो सैलरी एंड वेजेस कहां लिख दूं? बोलो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहां लिख दें? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में डाल दो। ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट सैलरी एंड वेजेस। इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूं। बताओ कितना? 1,56,000। बोलो बरोबर है। उसके बाद क्या था? हाँ, कैश एंड एंड। कैश एंड एंड कहां जाएगा? कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लो भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रहा है, यहाँ लिख दो कैश इन हैंड। बताओ कितने रुपए दे रखा, कितना? 36,000, 36,000। चलो कैश इन हैंड के बाद बताओ क्या नेक्स्ट आइटम, इंट्रीम डिविडेंड। क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा। क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी साइड, डेबिट है तो रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या कर दोगे, माइनस। यहां आ जाएंगे रिजर्व, यहां लिख देता हूं मैं सरप्लस। इस सरप्लस में क्या आएगा, इस सरप्लस में आ जाएगा अच्छा कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह है क्या क्वेश्चन में? वो लिख देंगे, नहीं है तो एज इट इज। तो यहां लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। इसमें हम जोड़ देंगे करेंट ईयर का प्रॉफिट। क्या जोड़ देंगे, और यहां से माइनस कर देते हैं इंट्रीम डिविडेंड। बताओ भैया कितने रुपए का इंट्रीम डिविडेंड है, हाँ 18,000 माइनस करके दिखा देते हैं। चलो इंट्रीम डिविडेंड भी हो गया, उसके बाद बोलो, हाँ बी आर। बी आर कहां जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल में। तो ट्रेड रिसीवेबल में बी आर लिख देते हैं भैया, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल बी आर। बताओ बी आर में एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे कितना है, 124,500। और बोलो बी आर के बाद, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। तो इसको फाइनेंस कॉस्ट में डाल दो। फाइनेंस कॉस्ट कहां गया, फाइनेंस कॉस्ट कहां गया, आ जाओ नीचे नीचे, ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, कितना 29,400। और बोलो इंटरेस्ट ऑन, वो भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोलो कितना, 11,250। इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा। और बोलो इसके बाद, डेटर। डेटर कहां जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर ट्रेड रिसीवेबल में डाल दो बच्चा लोग। बताओ भैया डेटर डेटर डेटर, ये रहे, हाँ भाई 1,50,300 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। और बोलो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में ही डाल दो। ट्रेड पेबल में क्या होंगे, क्रेडिटर और बीपी होंगे कि नहीं, लिख देता हूं क्रेडिटर एंड बीपी। बताओ कितना, 263,550। चलो इसके बाद बोलो, हाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ आएगी, पीपी। लिख दो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बताओ कितना, 10,50,000। इसके बाद फर्नीचर, ये कितने का, देख लेंगे अभी, तो अमाउंट बोल दो कितना लिखा ट्रायल बैलेंस, 1,05,000। अभी मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत, अरे हाँ है ना, देख लेंगे अभी अपन, एडजस्ट कर लेंगे, आगे पीछे लिख देंगे। हाँ और बोलो नेक्स्ट आइटम, प्रेफरेंस शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर, लिख दो पूरे इशू कर दिए इसका मतलब। तो 6,000 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। बोलो कितना हो गया, 6 लाख। और दूसरा कितने, ये भी 6,000 ही इशू किए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, मतलब कितने के, 6 लाख। चलो इसके बाद बोलो, हाँ लिखना पड़ेगा फुल्ली पेड, आपको दिखाना पड़ेगा दैट इज योर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड है, क्लियर है कि नहीं, बोलो किसी को कोई दिक्कत। और बोलो अगर अदर देन कैश दिया होगा तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट आइटम बोलो क्या, 5% मॉर्गेज डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डाल दूं 5% डिवेंचर। बोलो कितना, 4.5 लाख। और ये सिक्योर्ड है शायद, क्या है, तो यहां दिखाना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय किस पर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर। ये सिक्योर्ड है, यही डिस्क्लोज करना पड़ेगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर। क्लियर है कि नहीं। और बोलो इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स ना, एडवांस टैक्स कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं एडवांस। तो दिखा दो एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में एडवांस टैक्स कितने रुपए, 20,000 बरोबर, 30,000। और बोलो
डिविडेंड, अब डिविडेंड क्रेडिट में है कि डेबिट में है? हाँ, क्रेडिट में है तो लाइबिलिटी, तो अदर करंट लाइबिलिटी में डाल दो डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल कितने रुपए? 12,750। और पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में कितने रुपए? 85,500। और सेल, सेल कहाँ चला जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिख दो भैया सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कहाँ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का? ये रहा, 20,11,050 रुपए। चल और बोलो सेल के बाद। बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट को। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये रहा, यहाँ लिख दो बैंक ओडी। बताओ कितना? साढ़े, क्या ये भी सिक्योर्ड है? ये भी लिख दो। किस पर सिक्योर्ड है? तो लिख दो सिक्योर्ड बाय किस पर? स्टॉक एंड डेटर ट्रेड रिसीवेबल पर। क्लियर है कि नहीं? चलो और बोलो नेक्स्ट आइटम क्या है? हाँ, टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ कहाँ आएगा? आइए में बताओ कितने रुपए का नो हाउ दे रखा है? हाँ, 4.5 लाख। और बोलो नेक्स्ट आइटम। ऑडिट फीस कहाँ जाएगी? अदर एक्सपेंसेस में लिख दो अदर एक्सपेंसेस। अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस ये रहे, फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस। क्या लिखना है यहाँ पर? ऑडिट फीस कितना? 18,000 रुपए की ऑडिट फीस। देयर आफ्टर हो गए खत्म। इतने ही पॉइंट थे। चलो सब अपन ने लिख लिया भैया। सबसे पहले तो अपन ने उतार लिया क्या? फटाफट बोलो। ट्रायल बैलेंस डबल इफेक्ट के साथ कि सिंगल इफेक्ट? सिंगल। अब कोई एडजस्टमेंट होगा तो डबल इफेक्ट, लेकिन डिस्क्लोजर होगा तो सिंगल इफेक्ट। क्या बोला? जोर से बोलो। डिस्क्लोजर होगा तो सिंगल इफेक्ट, बट एडजस्टमेंट होगा तो डबल इफेक्ट। मेमोराइज रहेगा कि नहीं? हाँ। टेक्निकल नो मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन जिससे कि आपके बिजनेस का फायदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर किसी चीज को बनाने का मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मैं उस चीज को बना सकता हूँ। कस्टमर डेटाबेस हो गया, वो भी अपने आप में एक टेक्निकल नो हो सकता है। कुछ भी हो सकता, कार बनाने का कुछ हो, वो सब टेक्निकल नो। सारे बच्चे बताओ इसके बाद मैं क्या ले लूं? फटाफट बोलो। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बाकी तो कुछ था नहीं। चलो चलो चलो, बाकी तो ऊपर कुछ था नहीं ऐसा जो डिस्क्लोज करने जैसा है, नहीं। बस ये हमको ध्यान रखना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट आधे साल का ही पे किया है, आधे साल का अभी पेमेंट करना बाकी है, तो ये डबल इफेक्ट आएगा। और इंट्रीम डिविडेंड तो आधे साल का पे किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरे साल का पे करें। बात समझ में आई कि नहीं? तो अपने कोई काम का नहीं है। इधर आ जाओ। स्टॉक। सबसे पहले बोल रहे हैं हमको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट आप सारे बच्चों को पता है। बताओ एक इफेक्ट कहाँ आएगा? फटाफट बोलो। एक आएगा चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री में प्लस करोगे कि माइनस कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे? माइनस। तो चेंज इन इन्वेंट्री में माइनस, चेंज इन इन्वेंट्री में माइनस, ओपनिंग इन्वेंट्री में से माइनस। यहां पर लिख देता हूं लेस। क्या लिखूं? फटाफट बोलो। क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोलो कितने रुपए? 4,27,000। एक इफेक्ट यहां। दूसरा इफेक्ट आएगा इन्वेंट्री में प्लस। क्या कर दोगे इन्वेंट्री में? प्लस। तो इन्वेंट्री बैलेंस शीट भले नोट में प्लस, यहां लिख दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताओ कितने रुपए की दे रखी है? 4,27,500। बताओ पहला इफेक्ट सबको समझ में आ गया? दो इफेक्ट दे दिए क्लोजिंग इन्वेंट्री के। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो जरा। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहे हैं? परचेस में 15,000 रुपए फ्री सैंपल का इंक्लूड है। 15,000 रुपए परचेस में इंक्लूड है, तो परचेस में से क्या कर दूं? माइनस। तो परचेस हमारे पास होगा परचेस स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। तो यहां से आप बताओ जरा कितने रुपए के फ्री सैंपल माइनस कर दो। यहां लिख दो फ्री सैंपल। बताओ कितने रुपए?
15,000 रुपए यहां से माइनस, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट फ्री सैंपल कहां दिखाओगे? अदर एक्सपेंसेस में प्लस, तो अदर एक्सपेंसेस में लिख दो फ्री सैंपल। बताओ कितने रुपए? या सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। बताओ कितने रुपए के? 15,000। चलो भैया ये मैटर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आइटम बताओ, नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहे थे? उसके बाद बोल रहे हैं कि सैलरी वेजेस में 6,000 रुपए इंक्लूड हैं किसके? इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग विच इज रिकॉर्डेड अंडर फर्नीचर। क्या करेंगे फटाफट बोलो? सैलरी वेजेस में से 6,000 रुपए क्या कर दूं? माइनस, तो सैलरी वेजेस जो मेरी पड़ी हुई है उसमें से क्या कर दें? माइनस। तो सैलरी वेजेस कहाँ आ रही है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में से माइनस कर दो यहां से फर्नीचर से रिलेटेड खर्चा। बताओ कितने रुपए? 6,000। एक इफेक्ट यहाँ। दूसरा इफेक्ट बताओ कहाँ प्लस कर दूं? फर्नीचर में प्लस कर देता हूं। फर्नीचर मतलब पीपीई में प्लस कर देता हूं। यहां पर ऐड हो जाएगा क्या? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। वेजेस ऑफ फर्नीचर। बोलो कितना? इंस्टॉलेशन का 6,000। बोलो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आइटम बोलो, नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है? जी बच्चा, नेक्स्ट आइटम देखो तो बोल रहा है बी आर में इंक्लूड है 4,500। बीइंग का क्या हो गया? डिसऑनर। पहले तो बताओ बिल डिसऑनर हुआ है, तो बिल डिसऑनर होने की एंट्री बताओ पहले तो। बिल डिसऑनर होने की एंट्री बचपन में पड़ी होगी। जब भी डिसऑनर होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो 4,500 से हमको डेटर को कम करना पड़ेगा, उसकी बी आर को कम करना पड़ेगा। बी आर कम करके क्या बढ़ाना पड़ेंगे वापस से? डेटर। कितने से? 4,500। तो 4,500 से हम क्या माइनस कर देंगे? फटाफट बोलो। बीआर में से डेटर के नाम से माइनस 4,500, क्योंकि ये डिसऑनर हो गए। और यहाँ डेटर वापस से 4,500 से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यहाँ बढ़ा दो बीआर के नाम से जो डिसऑनर हो गए। बताओ कितने? 4,000। अब इसमें बोल रहे हैं कुछ क्या हो गए हैं? बैड डेब्ट्स क्या हो गए हैं? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा। बताओ कितना राइट ऑफ करने का बोल रहे हैं? 4,500 का कितना परसेंट? 50%। बताओ कितना? 2,250। एक इफेक्ट यहां। दूसरा इफेक्ट अदर एक्सपेंसेस में कहां डालना पड़ेगा? अदर एक्सपेंसेस में प्लस करना पड़ेगा। तो बैड डेब्ट्स को अदर एक्सपेंसेस में प्लस कर दो। अदर एक्सपेंसेस कहां दे रखे? ये रहे। यहां लिख दो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बोलो कितना? 2,250 बरोबर। ये लो डबल इफेक्ट हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बोल रहा था, फटाफट बोलो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम बोल रहे हैं कि भैया बी आर था जो अभी मेच्योर होना बाकी है, तो ये हमारी क्या है? कंटेंजेंट लाइबिलिटी। तो इसको सीधा कंटेंजेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज कर दो। इसका डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, तो सीधा कंटेंजेंट लाइबिलिटी में लिख दो। कितने रुपए का बिल है बोलो? 6,000। तो लिख दो बी आर मेच्योरिंग आफ्टर कब? फटाफट बोलो। ईयर एंड। बताओ बेटा कितने रुपए लिख दूं? 6,000। ये हमारी क्या हो गई? फटाफट बोलो। कंटेंजेंट लाइबिलिटी। ये डिस्क्लोजर भरे सिंगल इफेक्ट, डिस्क्लोजर की सिंगल, बाकी एडजस्टमेंट के डबल। याद रहेगा कि नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट आइटम बताओ, फटाफट फटाफट बोलो। नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है? फटाफट बोलो जल्दी से। ये वाला भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी चार्ज। टू बी चार्ज मतलब चार्ज करना बाकी है अभी। कितने परसेंट? 10% ऑन WDB। तो चलो भैया फर्नीचर पे चार्ज कर देते हैं। फर्नीचर कितना दे रखा है? फटाफट बोलो। डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। फर्नीचर कितने का दे रखा? तो आपका फर्नीचर हो गया कितने का? 1,11,000 का। बोलो हाँ है ना? कोई बोल ही नहीं रहा। 1,11,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? तो कर दो 10%। बताओ कितना होता है? 11,100। एक इफेक्ट यहाँ आया। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा इस 11,100 का? हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिख दो भैया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में आ जाओ भैया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये रहा। तो यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे?
डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बताओ कितना, 11,100, बरोबर। चलो ये मैटर भी खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बोलो। वो पुराना फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। बुरा ऐसा ट्रायल बैलेंस में भी लिखा था कि हमारा जो फर्नीचर लेस कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी बताई थी क्या? ओके, ओके, तो फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इसका 45,000 का। तो अभी मैं इसको सही कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन को 45,000 का डेप्रिसिएशन हमको बताया था। तो कहाँ गया वो भाई, कहाँ गया, कहाँ गया फर्नीचर, पीपीई में डिस्क्लोजर आएगा, पीपीई में डिस्क्लोजर आएगा। क्या आएगा? अभी ध्यान से सुनने का। सबसे पहले तो अभी ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं सही कर रहा हूं। बताओ, सबसे पहले 45,000 जोड़ दो। 45,000 जोड़ दोगे इसमें, तो आप मेरे को बताओ कितना कहलानी इसकी कॉस्ट। 45,000 जोड़ दो, बोलो। तो ये कहलानी इसकी फर्नीचर की कॉस्ट कितनी? 1,50,000। किसी को कोई दिक्कत? बोलो हाँ, है ना। और इसके इसमें क्या जुड़ जाएगा, फटाफट बोलो। फर्नीचर की बेसिस इस कॉस्ट में कितने रुपए की? 6,000 की जुड़ जाएगी। तो ये हमारी कॉस्ट हो गई कितनी? सुना ही नहीं दिया। 156 की कॉस्ट हो गई, बरोबर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब आप यहां लिखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो अपन लिखते हैं। बताओ बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ये बोल रहे थे कितना है? 45,000। कितना बोल रहे थे? 45,000। क्या ये बात सब लोग मानते हैं? बोलो हाँ, है ना। 156 में आउटर कॉलम में लिख देता हूं, 156। चल, अब आप मेरे को बता दो, ऐसा भी, हाँ भाई, अब आप मेरे को बता दो इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना बोल रहे थे? 45,000। अब बताओ आपने कितना और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा दिया, वो जोड़ दो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना जोड़ते हैं? 11,100। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 45 प्लस 11,100 कितना हो गया? हाँ, 56,100। अब बाहर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही अमाउंट का आंसर आ जाएगा जो हमारा पहले आ रहा था। क्लियर है कि नहीं? बस डिस्क्लोजर है और कुछ भी नहीं। पहले 45,000 क्यों जोड़ा? क्योंकि वो उसमें से माइनस हो गया था, तो हमको कॉस्ट मिल गई। कॉस्ट में हमने 6,000 की कॉस्ट और बढ़ा दी, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। बोलो हाँ, है ना। और डेप्रिसिएशन निकाल लिया। बताओ कितना लिख दूं? 56,100 माइनस कर दो, कितना? हाँ, 99,900 रुपए आ गया नेट बैलेंस। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये डिस्क्लोजर हो गया। चलो, अब बताओ पीपी के बाद बताओ नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा था। चलो, फर्नीचर वेंटर खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर ट्रीटेड एज अ नॉन करेंट। वो तो हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। चलो डिस्क्लोजर दे दो कि हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है? शेयर में। तो खाली लिख दो इन्वेस्टमेंट इन शेयर। नॉन करेंट में आप लिख दो इन्वेस्टमेंट भर लिखे थे मैंने, तो उसको क्या लिख दो? इन्वेस्टमेंट इन शेयर। हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लो, किसी को कोई दिक्कत? और बोलो नेक्स्ट आइटम क्या है। नेक्स्ट आइटम बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आधे साल का ही दिया था, तो आधे साल का आउटस्टैंडिंग कहलाना। तो आउटस्टैंडिंग कहां आएगा, फटाफट बोलो। अदर करेंट लाइबिलिटी में कहां आएगा? 5% डिवेंचर थे कितने रुपए के? 4.5 लाख। तो अदर करेंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट लिखो, लिखो जरा यहां पर क्या लिखोगे? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर कितना आएगा पहले तो बताओ। 4.5 लाख का था। 4.5 लाख का कितने परसेंट? 5% है क्या रेट? 5% से 6 महीने का, बोलो कितना? 11,200। एक इफेक्ट यहां आया। दूसरा बताओ आउटस्टैंडिंग का कहां ऐड हो जाएगा, फटाफट बोलो। फाइनेंस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा खर्चा। भाई फाइनेंस कॉस्ट आपकी दे रखी है, तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या कर दोगे? इस साल के एक्सपेंसेस बढ़ाना पड़ेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट में जो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखा था, इसमें ऐड कर देता हूं। क्या लिख दूं, फटाफट बोलो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बताओ कितना? तो अब बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया?
22,500 बरोबर। चलो लो, ये मैटर भी खत्म हो गया आउटस्टैंडिंग वाला। और वो लोग क्या बोल रहे हैं भाई साहब लोग? चलो नेक्स्ट आइटम बोलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, ये वाला भी हो गया। टैक्स का प्रोविजन कितने रुपए का? 12,000 का प्रोविजन बनाना, तो एक इफेक्ट कहां डाल दूं? टैक्स एक्सपेंसेस में। कहां लिख दूं? टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस वाला नोट बना रखा है कि नहीं? तो टैक्स एक्सपेंसेस में लिख देता हूं, ये हमारा हो गया करेंट टैक्स। टैक्स प्रोविजन कहलाता है करेंट टैक्स। बताओ कितना आ गया करेंट टैक्स? कितना बेटा? 12,000। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब सारे बच्चे बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इफेक्ट यहाँ आया, दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखना था, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि एडवांस दे रखा, तो एडवांस में से क्या कर दोगे इसको? माइनस। तो हमने कुछ एडवांस दे रखा है कि नहीं? तो यहीं से माइनस करके दिखा देंगे। एडवांस हमने अगर दे रखा होगा तो एडवांस में से माइनस करके दिखा देंगे। ये रहा एडवांस टैक्स, इसमें से माइनस करके दिखा दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स। बताओ कितना? 12,000। तो अब बताओ आपका नेट एडवांस कितना? 18,000 बरोबर। अगर मतलब को बताओ प्रोविजन ज्यादा होता तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते दोनों को, याद रहेगा कि नहीं? दोनों को नेट करके दिखाना। और बोलो नेक्स्ट आइटम क्या है? उसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग कि टेक्निकल नो हाउ फीस को राइट ऑफ करना है कितने साल में? 10 साल। तो अमोटाइज करना है, कर दो अमोटाइज कर दो। अमोटाइज करोगे तो पीपी में प्लस होगा कि माइनस हो जाएगा? सॉरी आईए में क्या लिखोगे? अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। कर दो 1/10 राइट ऑफ। कितना? 45,000। एक इफेक्ट यहां आएगा, दूसरा इफेक्ट बोलो। डेप्रीसिएशन है, अमोटाइजेशन में लिख दो। तो डेप्रीसिएशन अमोटाइजेशन का खर्चा बढ़ा जाएगा, यहां आ जाएगा अमोटाइजेशन ऑफ टेक्निकल नो हाउ। बोलो कितना? 45,000 बरोबर। अरे हाँ है ना। चलो हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आइटम बोलो क्या है? टेक्निकल नो हाउ के बाद बताओ फटाफट फटाफट क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। सैलरी और वेजेस में क्या इंक्लूड है? डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन। याद करो मैंने बोला था डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन सैलरी वेजेस में नहीं आता। क्या करोगे? 30,000 रुपए सैलरी और वेजेस में से क्या कर दोगे? माइनस। पक्का? तो सैलरी वेजेस में से इसको माइनस कर दो। कहां गई सैलरी वेजेस? सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस ढूंढो भैया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहां से डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के नाम से माइनस। बताओ कितना? हाँ 30,000। और ये कहां दिखाओगे डायरेक्टर रिम्यूनरेशन? अदर एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा, तो अदर एक्सपेंसेस में लिख दो। कितने रुपए लिख दूं बोलो? 30,000 का डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, ये भी आ गया। अभी बोलो किसी को कोई दिक्कत? चलो ये मैटर भी खत्म हो गया, सेपरेट डिस्क्लोजर हो गया डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का। उसके बाद क्या बोल रहे थे क्वेश्चंस के अंदर, देखो जरा। हाँ जी बच्चा लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे ट्रेड रिसीवेबल में 6 महीने के कैसे हैं? मोर देन 6 मंथ वाले हैं। तो बाकी सब क्या कहलाने? फटाफट बोलो। लेस देन 6 मंथ कहलाने की नहीं? तो भाई ट्रेड रिसीवेबल का पहले तो टोटल वोटल लगा के डिस्क्लोजर दे देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल देख लो जरा कहाँ है। डिस्क्लोजर है, सिंगल इफेक्ट आएगा, कोई डबल इफेक्ट नहीं आएगा, खाली ये डिस्क्लोजर है। पहले तो बताओ ये कितना हो गया? बीआर का बैलेंस कितना बचा? 120। इसका बैलेंस बताना कितना हो रहा है? 150 to 550। टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? 272,550 बरोबर। अब सेम टोटल यहां भी आएगा, कुछ नहीं, सेम टोटल ऐसा यहां भी लगा लेंगे एक बार और। 272,550 यहां लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल ड्यू मोर देन कौन सा? 6 मंथ। कितना बोल रहे थे? हाँ 18,000। तो बाकी हो गए हमारे ट्रेड रिसीवेबल ड्यू लेस देन कितने? 6 मंथ। वो कितने हो गए बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस?
254 550 हमारे ये हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, इसका सिंगल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट क्यों नहीं दिया? ये डिस्क्लोजर है, जो दिया था लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं? हो गया, मैटर खत्म हो गया, क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना है, सारे काम खत्म हो गए, अब हमको टोटल लगा लगा के लिखना है। पहले काय का टोटल लगा लें, पी एंड एल का, काय का लगा लें, पी एंड एल। चलो भैया, सबसे पहले पी एंड एल से चालू करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं है, 20,11,000 कितना बोला है, 50। लिख दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20,11,050, फटाफट फटाफट लिख दो 20,11,050। कहाँ गया है यार ये? 20,11,000 कितना, 50। अदर इनकम कुछ है ही नहीं, तो हमारा यही आ जाएगा 20,11,000 कितना, 50। इसके बाद परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड निकाल लो। परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कितना आया, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, अदर इनकम कुछ थी नहीं, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड बोलो कितना आया, 15,000 माइनस कर दो, 14,56,500। 14,56,500 लिखवा दो, 14,56,500 पी एंड एल में, 14,56 कितना, 500। चलो नेक्स्ट आइटम बोलो, 14,56,500 ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या था, चेंज इन इन्वेंट्री। ये क्या आया, पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा, निगेटिव आया। कितना आया बोलो, 8100 निगेटिव कि पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव, क्लियर है कि नहीं? नेगेटिव आता तो नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आइटम बोलो इधर, ये भी टोटल बताई दो, इकट्ठा ही लिख दूंगा, बताओ कितना बचा। हाँ, 1,20,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बरोबर। फाइनेंस कॉस्ट भी बता दो, दोनों का टोटल लगा के कितना, 51। चलो तीन को लिखवा दो, कितना कितना, 8,100 पॉजिटिव, कितना कितना कितना, 8,100 का पॉजिटिव, और 1,20,000, और ये कितना, 51,900। चलो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन बच गया, वो भी देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना है, ये रहा टोटल, बोलो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन 56,100। अदर एक्सपेंसेस का टोटल भी बताई दो, 2,37,300 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 2,200, हाँ 3,02,000, 3,02,550 बरोबर। चलो इसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस कितने हो गए बेटा, 12,000। चलो फटाफट फटाफट ये तीनों चीजें लिखवा दो। कितना कितना लिखना है, बोलो 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 जल्दी से। हाँ जी बच्चा लोग बोलो, 56,100, ये कितना, 3,02,550, और ये कितना है, 12,000 बरोबर। चलो टोटल वोटल लगा लो जल्दी से खर्चों का, 19,150। चलो इसमें से ये माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 15,900। 12,000 माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा 3,900। 3,900 कहां जोड़ दूं बोलो, रिजर्व है सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में 3,900 जोड़ दो, तो 3,900 का करंट ईयर का प्रॉफिट जुड़ गया। 85,500 में से 18,000 का डिविडेंड बांट दिया है, माइनस कर दो, कितना बचा, 71,400। तो हम लिख देते हैं हमारी कैपिटल कितने की हो गई यहाँ पर, 12 लाख की। 12 लाख की कैपिटल आ रही है, तो बैलेंस शीट में 12 लाख की कैपिटल डाल दो। और सारे बच्चे जल्दी से बता दो ये कितना आ रहा, 71,400 का ही आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट आइटम देख लो, तो नेक्स्ट आइटम है आपके पास डिवेंचर हैं। डिवेंचर सेम है, कितने ऑलरेडी सिक्योर्ड हैं, लिख चुके हैं, और ये टीपी है 2,63,550। बता दो भैया, पहले ये लिख देता हूं, कितना, 4,50,000। ये कितना था टीपी, 2,63,550 बरोबर है क्या।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट था, कितने रुपए का शॉर्ट टर्म बोरोइंग था? 4.5 लाख, ये भी 4.5 लाख का ही है, तो 4.5 लाख का ये भी लिख दो, और अदर करेंट लाइबिलिटी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो। हाँ, 34,000, 34, 24,000 ही आ गई। टोटल टोटल बोल दो फटाफट फटाफट पहले सारी चीजों का। हाँ भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी थी? 4,50,000, ये भी, अरे हाँ है ना। अदर करेंट लाइबिलिटी कितना आई थी? 24,000, और शॉर्ट टर्म ये कुछ है ही नहीं, कहां से माइनस हो गया था? एडवांस से, वो लोन से एडवांस में आएगा बेटा। हाँ, टोटल लगा लो जरा लाइबिलिटी साइड का टोटल, 24,00,000, 58, 950। चलो नेक्स्ट इधर बता दो, पीपीई का टोटल लगा लेते हैं, पीपीई, पीपीई में बताओ, ये तो सेम आ जाएगा कितना, 10,50,000, 10,50,000 प्लस 99,900, बोलो 11,49, 900, 11,49,900 लिख दो, 11,49,900 बरोबर। आइए कितना बचा था? नो हाउ, नो हाउ कितना बचा था? हमने अमोर्टाइजेशन कर दिया था 4,05,000 का नो हाउ, और ये कितने थे? 1.5 लाख, दोनों को लिख देते हैं, और ये 4,27,500 बरोबर। तीनों लिखवा दो फटाफट फटाफट बोलो। हाँ, ये कितना लिखना है? आइए, 4,05,000, ये कितना? 1.5 लाख, और इन्वेंट्री कितना? 4,27,500। टीआर अपन ने टोटल लगाया था, कितना आया था? टीआर का टोटल आया था 2,72,550, तो टीआर का टोटल लिख लो, 2,72,550। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपना आया था कितना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 36,000, कितना था? 36, और ये 18, तो 36 18 लिख दो भैया, 36 ये, और ये कितना? 18 बरोबर है। अदर करेंट असेट कुछ थी क्या? नहीं थी। टोटल लगा लो कितना हो रहा, कितना आ गया? 24,58,900। करेंट ये कितने की थी? 6,000, कितने की थी? 6,000, खत्म। समझ में आया कि नहीं? अभी देखो इस क्वेश्चन में है ना, एडजस्टमेंट भी आ गया और डिस्क्लोजर भी आ गया, इसलिए मैंने ये करवाया है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, डिस्क्लोजर का 1 इफेक्ट, खत्म। समझ में आया कि नहीं? दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कर लो इसको एक बार, काम खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।